जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने स्टैटिक जीके की क्लास, जो कि आप लोगों के लिए पूरा पेट एग्ज़ाम में 10 नंबर का आपका आना है। और पेट एग्ज़ाम में ही नहीं, हर किसी परीक्षा में, जैसे कि इस समय वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है या जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण रोल होता है और आपसे इन सब के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रात के 10 बजे आप लोगों के लिए आज हिंदी में अशुद्धि की क्लास है, तो आप सभी लोग उस क्लास से भी जुड़ना ना भूलिएगा। और सबसे पहले जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी जो ये 2-3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, ये संख्या बढ़ाइएगा आप लोग जो है लाइव की, तो वीडियो सबको शेयर करिएगा। जितने लोग भी अभी तक नहीं आए हैं उन सभी को बोलिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बोलिएगा, सभी लोग आ जाएं, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें सारी पीडीएफ्स आपको भेजी जा रही हैं, तो सभी लोग अपनी पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखो, जब पीडीएफ आपको मिलेंगी और यहाँ आप पढ़ के बैठे होंगे तो आप जल्दी जल्दी से आंसर टिक करके आप आगे अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर आज की अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन है देविका रानी, बी ऑप्शन है सत्यजीत रे, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर और डी ऑप्शन है भानु अथैया। तो देखिएगा कि जो देविका रानी थी, इनको सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पहला दादा साहब फाल्के, ठीक है, प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। और ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। कौन? भानु अथैया। पहले प्रश्न का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। और जो ये भानु अथैया थे, इनको किस मूवी के लिए अमित दिया गया था? गांधी मूवी के लिए। इन्होंने गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। और किस वर्ष इनको दिया गया था? तो 1983 में, ठीक है। तो पहले प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड पहला किसको दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत के प्रथम लोकपाल हैं। ए ऑप्शन है सुकुमार सेन, बी ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, सी ऑप्शन है अमिताभ घोष और डी ऑप्शन है आपका एस सोमनाथ। तो बताइएगा भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो बताइएगा पहले सुकुमार सेन कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और जो भारत के पहले लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। बताइएगा अमिताभ घोष के बारे में कुछ बताइएगा। और एस सोमनाथ क्या है? वर्तमान में एस सोमनाथ क्या हैं तो बताइएगा। और दूसरे प्रश्न का आपका बी आंसर सही हो जाएगा कि भारत के जो पहले लोकपाल थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो बताइएगा कि आपका जो पुंग चोलम है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो, जो पुंग चोलम है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का लोक नृत्य है। मेघालय का कौन सा है? तो मेघालय का लाहो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाहो, ठीक है। अच्छा, मणिपुर में क्या है आपका? तो मणिपुर में आपका केबुल लामझाओ पार्क है। कौन सा है? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहीं पर क्या है? लोकटक झील है। उत्तर भारत की, मतलब उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील यहीं पर है, ठीक है। अच्छा, मणिपुर की राजधानी बताइएगा। मणिपुर की राजधानी क्या होगी? इम्फाल। मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजॉल और मेघालय की शिलोंग, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा
कि जागोई नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा, बिहू और सत्तारिया ये किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। और जो जागोई नृत्य है वो भी किससे संबंधित है? आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो चौथे प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी बताइएगा, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक, हिमाचल प्रदेश की शिमला। ठीक है, और इन सब के राज्यपाल वगैरह जो हैं वो आप लोग बताइएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 5वां प्रश्न कि गमोचा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है? ठीक है, देखो ये गमोचा है आपका। ठीक है, ये रहा आपका गमोचा, इस तरीके का होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये किस राज्य का प्रतीक है? केरल का है, झारखंड का है, असम का है या लद्दाख का है? तो बताइएगा ये किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपका गमोचा है, ठीक है, ये असम राज्य से संबंधित है। ये एक मतलब गले में डालने वाला एक परिधान होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि असम के लोग जो होते हैं एक गले में जैसे अपने यहाँ गमछा डाल लेते हैं, इसी तरीके से वहाँ जो डालते हैं उसको गमोचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमोचा कहा जाता है। तो यह कहाँ से संबंधित है? आपके असम से संबंधित है। 5वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेशा लप्तू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो बताइएगा जो लेशा लप्तू लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? और तब तक सभी राज्यों की एक बार राजधानी आप लोग जल्दी से लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सारे राज्यों की राजधानी क्या होगी। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक करिएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो नहीं आ पाए हैं उन सब लोगों को आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं तो वो सब लोग आ जाएं वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो लेशा लप्तू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? नागालैंड से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, नागालैंड से संबंधित है। अच्छा, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। अच्छा, नागालैंड में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल। कौन सा त्यौहार है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो छठे प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द नेम सेक किसकी पुस्तक है? ए ऑप्शन है मैरी कॉम, बी ऑप्शन है आपका सुरेश रैना, सी ऑप्शन है पारो आनंद और डी ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी। तो बताइएगा द नेम सेक किसकी पुस्तक है? अच्छा, तो मैरी कॉम है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। क्या नाम है? अनब्रेकेबल। सुरेश रैना की पुस्तक का क्या नाम है? तो सुरेश रैना की पुस्तक का नाम है बिलीव। ठीक है, क्या नाम है? बिलीव। और जो आपके पारो आनंद हैं, इनकी पुस्तक का नाम है बीइंग गांधी। क्या नाम है? बीइंग गांधी। और जो आपकी झुम्पा लाहिड़ी हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द नेम सेक। क्या नाम है? द नेम सेक। अच्छा, झुम्पा लाहिड़ी जो है इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है द लोलैंड। क्या नाम है? द लोलैंड। ये भी इन्हीं की पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की। तो झुम्पा लाहिड़ी की 2 पुस्तकें आप लोग याद रखिएगा, द नेम सेक और द लोलैंड। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, सुरेश रैना की बिलीव, पारो आनंद की बीइंग गांधी और झुम्पा लाहिड़ी की द लोलैंड एंड द नेम सेक। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहूँ कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये है रस्किन बॉन्ड की। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर ये किसकी पुस्तक है? जल्दी से बताइएगा, द वाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, द वाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? तो द वाइट टाइगर जो है वो अरविंद अडिगा। ठीक है, ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। ठीक है, तो आपको मैंने 6-7 पुस्तकें बता दी हैं,
आप सब लोग इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है कथकली और डी ऑप्शन है आपका मोहिनीअट्टम। तो बताइएगा ये किस से जुड़ी हुई हैं। तो देखो भरतनाट्यम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, ठीक है। तो बताइएगा ये किससे जुड़ी हुई हैं। देखो कुचिपुड़ी से कौन जुड़ी हुई हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन जुड़ी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये किससे आपकी जुड़ी हुई हैं, तो आपकी हो जाएगी कुचिपुड़ी से। अच्छा, जो रुक्मणी देवी हैं वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। किससे, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। तो 8वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है। तो बताइएगा जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से संबोधित किया जाता था। तो देखो देशप्रिय के नाम से किसको कौन फेमस था, तो यतीन्द्र, क्या नाम था, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता ये किस नाम से फेमस थे, देशप्रिय के नाम से फेमस थे, ठीक है। बाबूजी के नाम से कौन फेमस था, तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम फेमस थे। कौन फेमस थे, बाबू जगजीवन राम। ये क्या थे, ये 1971 के समय रक्षा मंत्री थे भारत के, ठीक है। और जो देशबंधु थे, देशबंधु के नाम से कौन फेमस था, तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस नाम से फेमस थे आपके, तो जयप्रकाश नारायण आपके लोकनायक नाम से फेमस थे, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से फेमस थे। अच्छा आप लोग बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजा जी के नाम से कौन फेमस था, राजा जी के नाम से कौन फेमस था, ठीक है। राजा जी के नाम से कौन फेमस था, बताइएगा जल्दी से। तो राजा जी के नाम से कौन फेमस थे, सी राज गोपालाचारी। कौन थे, सी राज गोपालाचारी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। ए ऑप्शन है बांसुरी, बी ऑप्शन है तबला, सी ऑप्शन है संतूर और डी ऑप्शन है वायलिन। तो देखो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे जुड़े हैं, बांसुरी से कौन जुड़े हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। तबला से जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। और शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर से जुड़े हुए हैं, किससे, संतूर से जुड़े हुए थे, ठीक है। और आपका बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वायलिन से कौन एक व्यक्ति जो है वो जुड़े हुए हैं। कोई वायलिन वाले आप लोग बताइएगा कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके आप लोग कोई बताइएगा कि वायलिन से कौन जुड़ा हुआ। तो 10वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 5 जून, 4 फरवरी या 28 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर सबको पता होगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 1966, सी ऑप्शन है 1945 और डी ऑप्शन है 1992। तो देखिएगा जो आपका 1966 है, 1966 में आपका एडीबी आया, क्या आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक जो है वो कब आया, 1966 में आया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला में है। कहाँ पर, मनीला
फिलीपींस में है। अच्छा, इसी मनीला में एक और भी चीज़ है, क्या मैंने कल बताया था, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है आपका, मनीला के अंदर स्थित है, ठीक है। 1945, इसको हटा दें। अब देखिएगा देखो विश्व व्यापार संगठन कब आया आपका, 1995 में आया। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है, जिनेवा में है, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो, IMF और विश्व बैंक, ठीक है, IMF और विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। और इन दोनों का ही मुख्यालय कहाँ पर है आपका, वाशिंगटन में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। और 1945 में ही आपकी संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना हुई, UN की। संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना कब हुई, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 12वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो एडिशनल जानकारी है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, सी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण और डी ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो बताइएगा जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, ग्रीन मफलर क्या होता है, पेड़, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना। एक पेड़ लगाया जाता है जिसका नाम होता है सर सीताराम, ठीक है, एक पेड़ है जिसका नाम है सीताराम। ये क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, ठीक है। तो ये देखो, वृक्ष जो होते हैं वो जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, तो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस समय सड़कों, जो हाईवे होते हैं, हाईवे के बीच में अगर 4 लेन रोड है तो बीच में क्या होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो भी ध्वनि प्रदूषण होता है उसको वो क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित हो जाएगा आपका, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है वो हम लोग किस में मापते हैं, तीव्रता किस में मापते हैं और आवृत्ति किस में मापते हैं, बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किस में मापते हैं और आवृत्ति किस में मापते हैं, और इसकी सामान्य सीमा क्या है, ठीक है, सामान्य सीमा क्या है, जल्दी से जिसको भी पता हो बताइएगा। तो तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं, डेसिबल में, किस में, डेसिबल में। और जो आवृत्ति होती है उसको किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। और जो सामान्य सीमा है वो कितनी है, 80 से 90 डेसिबल। कितनी है, 80 से 90 डेसिबल जो है वो ध्वनि की सामान्य सीमा होती है। तो 13वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा। कौन सा है, नरोरा है। तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में है कुडनकुलम। कौन सा है, कुडनकुलम है। और यहाँ पर कौन सा है, कलपक्कम भी है। कौन सा है, कलपक्कम भी है। गुजरात में आपका कौन सा है, कैगा है। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और कर्नाटक में कौन सा है, तो काकरापार है। कौन सा है, काकरापार है। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ ले कि रावत भाटा कहाँ पर है, तो रावत भाटा आपका कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि तारापुर कहाँ पर है, तो तारापुर आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। कर्नाटक में है कौन सा है, काकरापार। गुजरात में कैगा, रावत भाटा, राजस्थान में कुडनकुलम और कलपक्कम, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में नरोरा और तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि क्यूबा की मुद्रा है। ए ऑप्शन है डॉलर, बी ऑप्शन है पीसो,
सी ऑप्शन है कुवैत जाल और डी ऑप्शन है लेम्पिरा। तो बताइएगा कि क्यूबा की मुद्रा क्या है। तो देखो डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो डॉलर आपकी कनाडा की मुद्रा है। कहाँ की? कनाडा की मुद्रा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा है। पीसो जो है वो आपकी कहाँ की मुद्रा है? पीसो आपकी क्यूबा की मुद्रा है। कहाँ की? क्यूबा की मुद्रा है। कुवैत जाल जो है वो आपकी कहाँ की मुद्रा है? जल्दी से बताइएगा, कुवैत जाल कहाँ की मुद्रा है? तो ग्वाटेमाला की है। कहाँ की? ग्वाटेमाला एक देश है, वहाँ की है। और जो लेम्पिरा है ये किस देश की है? तो ये होंडुरास एक देश है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो लेम्पिरा है। ठीक है। अच्छा, क्यूबा की राजधानी आपकी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। ग्वाटामेला की क्या है? तो ग्वाटामेला सिटी है। ग्वाटामेला सिटी है। और होंडुरास की राजधानी आपकी क्या है? तो होंडुरास की राजधानी है टेंगू सी गाल्पा। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये आपकी टेगू सी गाल्पा जो है वो आपकी होंडुरास की राजधानी है। तो क्यूबा की मुद्रा क्या हो जाएगी? आपकी पीसो हो जाएगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 15वें प्रश्न का? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा आप लोग तो मुद्रा वगैरह तो बताएंगे नहीं, तो मैंने ही सोचा इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कार्डोवा किस देश की मुद्रा है? ए ऑप्शन है निकारागुआ, बी ऑप्शन है अल सल्वाडोर, सी ऑप्शन है कोस्टा रिका और डी ऑप्शन है पनामा। तो देखिएगा, जो पनामा है, निकारागुआ की राजधानी क्या है? पहले तो आप लोग बताइएगा निकारागुआ की राजधानी क्या है? तो निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। कहाँ है? मानागुआ। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो सैन सल्वाडोर है। कहाँ है? सैन सल्वाडोर है। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो सेंट जोन्स है। कौन सी है? सेंट जोन्स है। और पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। क्या है? पनामा सिटी है। अब देखो पनामा सिटी जो है, मतलब पनामा की राजधानी क्या, वो मुद्रा का क्या नाम है? बालबोआ पूछी गई है। ठीक है, बालबोआ कहाँ की मुद्रा है? तो पनामा की। कोस्टा रिका की मुद्रा क्या है? कोलोन। क्या है? कोलोन। अल सल्वाडोर की मुद्रा क्या है? यहाँ की भी मुद्रा कोलोन है। और जो निकारागुआ की मुद्रा है उसको क्या नाम है? कोर्डोबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? निकारागुआ। 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कोलोन है। ठीक है, यहाँ पर ये कोस्टा रिका वाली जो है ये कोलोन है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 17वां कि बहामास की राजधानी है। ए ऑप्शन है किंगस्टन, बी ऑप्शन है नसाउ, सी ऑप्शन है कराकस और डी ऑप्शन है बोगोटा। तो देखिएगा, जो किंगस्टन है वो किस देश की राजधानी है? जमैका की। किसकी? जमैका की। और जो नसाउ है वो बहामास की राजधानी है। कहाँ की? बहामास की राजधानी है। कराकस आपकी कहाँ की राजधानी है? तो वेनेजुएला की राजधानी है। और बोगोटा जो है वो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबिया की राजधानी है। किसकी? कोलंबिया की राजधानी है। ठीक है, जमैका की मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर है। क्या है? डॉलर है। बहामास की जो मुद्रा है इसका क्या नाम है? इसका नाम भी डॉलर है। वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है? बोलीवर है। क्या है? बोलीवर है। और जो कोलंबिया है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? पीसो है। क्या है? पीसो है। तो 17वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहामास की राजधानी क्या है? आपकी नसाउ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है? ए ऑप्शन है रिहंद परियोजना। तो बताइएगा कौन सी परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है? तो जल्दी जल्दी से बताइएगा। देखो, जो आपकी रिहंद परियोजना है वो यूपी से संबंधित है। और यूपी में किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। ठीक है, तवा परियोजना आपकी एमपी से संबंधित है, मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है? तवा नदी पर।
चमेरा परियोजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और जो कोयना परियोजना है ये आपकी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है और किस नदी पर है? कोयना नदी पर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 18वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। अच्छा, सलाल, ठीक है, दुलहस्ती, सलाल दुलहस्ती, ठीक है, बगलियार, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये किस नदी पर है? तो ये सब चिनाब नदी के ऊपर हैं। किसके ऊपर? चिनाब नदी के ऊपर हैं। तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि परियोजनाएं जो मैंने अभी तक बताई हैं इन सब परियोजनाओं को नोट करिएगा, किस नदी पर हैं, किस राज्य में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो आंसर डी हो जाएगा 18वें प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो बताइएगा 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? रामदरस मिश्रा को, दामोदर मौजो को, असगर बजाहत को या आरेफा जोहरी को? तो देखिएगा, जो आरेफा जोहरी हैं इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। कौन सा? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 मिला है अप्रैल में। असगर बजाहत जो हैं इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको मिला है ब्यास सम्मान, जो कि अभी हाल ही में दिया गया। नाम इसका 2021 है लेकिन इनको दिया कब गया? अभी 2022 में। तो इनका एक नाटक है महाबली। ठीक है, कौन सा नाटक है? महाबली नाटक के लिए इनको दिया गया। दामोदर मौजो, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो आपके रामदरस मिश्र हैं इनको 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है, 31वां सरस्वती सम्मान जो है वो रामदरस मिश्रा को दिया गया। मैं आपसे पूछूं कि सुशीला देवी पुरस्कार किसको दिया गया? सुशीला देवी पुरस्कार चलिए, तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा। फिर आप लोग बताइएगा कि सुशीला देवी पुरस्कार पुरस्कार 2022, ठीक है, ये किसको दिया गया? तो सुशीला देवी पुरस्कार 2022 ये अनुप्रिया उपाध्याय को दिया गया। किसको? अनुप्रिया उपाध्याय को दिया गया। मैं आपसे पूछूं कि जीडी बिड़ला विज्ञान, जीडी बिड़ला विज्ञान पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसको दिया गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको जितने इम्पोर्टेंट अवार्ड जो थे वो आपको मैंने बता दिए हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछ लूँ कि पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 20वां कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डेनिस पार्लेन सुलीवान, फ्रांसिस कैरे, चारू दत्त मिश्रा या सिंथिया रोशन बैक को? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका देखो डेनिस पार्नेल सुलीवान है इनको मिला है एबल पुरस्कार। क्या मिला है? एबल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है 2022 का। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फ्रांसिस कैरे जो हैं इनको मिला है प्रित्जकर पुरस्कार। ठीक है, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? वास्तुकला के क्षेत्र में। और जो आपकी चारुदत्त मिश्रा हैं इनको दिया गया है विटले गोल्ड अवार्ड 2022। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और जो आपके सिंथिया रोजनबर्ग हैं इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। तो 20वें प्रश्न का आपका डी आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया? से सिंथिया रोशनबेक को सम्मानित किया गया। डेनिस पार्नेल सुलीवान को एबेल पुरस्कार, फ्रांसिस कैरे को प्रित्जेर पुरस्कार, विटले गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा कि बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया और रामानुजन पुरस्कार, ठीक है, रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? जल्दी से बताइएगा जिसको आ रहा हो। तो बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को, भारत की हैं। इनकी पुस्तक का नाम रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। और रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को, किसको? नीना गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। कम से कम 10 से 12 अवार्ड मैंने आपको इन 2 क्वेश्चंस में लिखा दिए हैं। ठीक है, अगला है आप लोगों के लिए प्रश्न कि ग्रेट सर्कल किसकी पुस्तक है? तो देखिएगा जो भी यहाँ पर ये कवि लिखे हुए हैं या जो भी रचनाकार लिखे हुए हैं, ये जो बुकर पुरस्कार होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है, उसमें इनकी सब पुस्तकें इन लोगों की गई थी। ठीक है, सूचीबद्ध हुई थी। तो ग्रेट सर्कल देखो, अनूप आरुद्र प्रकाशम जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम है अ पैसेज नॉर्थ। अ पैसेज नॉर्थ, ये कहाँ के हैं? तो ये जो अनूप आरुद्र प्रकाशम जो हैं, ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, और जो डेमन गेलगेट हैं, इनकी पुस्तक है द प्रॉमिस। कौन सी है? द प्रॉमिस। और नदीफ़ा मोहम्मद जो हैं, इनकी है द फॉर्चून मैन। कौन सी है? द फॉर्चून मैन। और जो ग्रेट सर्किल है वो मैगी इस सिप स्टडीड की है। ठीक है, देखो एक चीज़ और है, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि देखो अनूक जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। डेमन गेलगेट जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। मैगी, तो मैगी कहाँ की है? अमेरिका की। कहाँ? अमेरिका की। और जो नदीफ़ा मोहम्मद हैं ये सोमालिया के। नदीफ़ा मोहम्मद कहाँ? सोमालिया की। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा। तो ग्रेट सर्कल किसकी पुस्तक है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैगी सिप स्टीड की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि द क्रिसमस पिग किसकी पुस्तक है? जॉन ग्रीशम की, जेके रोलिंग की, जेफरी आर्चर की, अमिताभ घोष की। तो देखिएगा अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम क्या है? लिविंग माउंटेन। क्या नाम है? लिविंग माउंटेन। ठीक है, जो आपके जेफरी आर्चर हैं, इनकी पुस्तक का नाम है ओवर माई डेड बॉडी। क्या नाम है? ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, ये 2022 की ही पुस्तकें हैं। और जो द क्रिसमस पिग है या किसकी पुस्तक है? तो यह जेके रोलिंग की पुस्तक है। किसकी? जेके रोलिंग की पुस्तक है। और जो आपके जॉन ग्रीशम है, इनकी पुस्तक का नाम है सुले बनमैन बनहोप। सुले बनमैन बनहोप। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द क्रिसमस पिग जो है वो जेके रोलिंग की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि तस्लीमा संघर्ष और साहित्य किसकी पुस्तक है? मोहन कृष्ण बोहरा, नीना गुप्ता, अरविंद गौर, चेतन भगत, सलमान खुर्शीद। तो देखिएगा जो सलमान खुर्शीद हैं, इनकी पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। क्या नाम है? सनराइज ओवर अयोध्या। ठीक है, सारी पुस्तकें आप लोग लिख लीजिएगा, सनराइज ओवर अयोध्या। चेतन भगत जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम है 400 डेज, 400 डेज। आपके जो अरविंद गौर हैं, अरविंद गौर की पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी से बताइएगा किसी को पता हो तो। हब्बा खातून। कौन सी है? हब्बा खातून। और जो नीना गुप्ता हैं, नीना गुप्ता की पुस्तक है, इनकी मतलब आत्मकथा है सच कहूँ तो। क्या है? सच कहूँ
तो, और तस्लीमा संघर्ष और साहित्य किसकी हो जाएगी? तो मोहन कृष्ण बोहरा की हो जाएगी। 23वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 24वां कि फ्रेंच ओपन 2022 एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 में एकल का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन है राफेल नडाल, बी ऑप्शन है कैस्पर रूड, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और डी ऑप्शन निक किर्जियोस। तो बताइएगा। तो देखिए, आपका फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। अच्छा, आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के हैं, तो ये भी राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, आपसे विंबलडन पूछे तो नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन तो ये किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अच्छा, आपसे इसी में पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन के उपविजेता कौन रहे? तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं रूस के। फ्रेंच ओपन के कौन रहे हैं? तो फ्रेंच ओपन के आपके रहे हैं कैस्पर रूड। ठीक है, और जो आपके विंबलडन के रहे हैं तो विंबलडन के रहे हैं निक किर्जियोस। ठीक है, निक किर्जियोस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे और कैस्पर रूड जो हैं वो ग्रीस से संबंधित हैं। और ये कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता है, ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। और यही सब प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस सबको आप लोग लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है और जो कि आज का अंतिम प्रश्न है कि विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन ओपन जो हुआ है इसमें महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रिवकाना ने। किसने? एलिना रिवाकिना ने। ये किस देश की हैं? तो ये कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं। और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता रही हैं ओंस जवेयूर। कौन रही है? ओंस जवेयूर। और ये किस देश की सब हैं? तो ये हैं आपकी ट्यूनीशिया की। किस देश की हैं? तो ट्यूनीशिया की हैं। ठीक है, ट्यूनीशिया देश की हैं। फिर जो ईगा स्वीटेड हैं, ठीक है, कौन? ईगा स्वीटेड जो हैं, इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेड ने जीता है। और इसमें फ्रेंच ओपन में ये कोको ग्राफ जो हैं ये अमेरिका की थी, ये उपविजेता रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला खिताब किसने जीता? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हटा दें इसको, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में। ठीक है, तो ये किसने जीता था? आपका एंसले बार्टी ने। किसने जीता? एंसले बार्टी ने। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की संबंध खिलाड़ी थी। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एलिना रिवाकिना ने विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, अब आप लोगों के पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, 44 दिन आप लोगों के पास शेष हैं। तो आप लोग अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और जैसे कि आप लोगों के लिए रात के 10 बजे आज हिंदी में अशुद्धि की क्लास है, तो सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि हमारे ये सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाएं। ठीक है, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग सारी टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारी पीडीएफ इकट्ठे करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में।